अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो बिजनेस लेसन नंबर 10 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रेलेवेंट है, स्पेशली पाकिस्तान की मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसको टारगेट इसलिए किया कि इसका क्वेश्चन जो है, ये वो क्वेश्चन है जो मुझसे बार 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 पूछा गया। अच्छा, खाली ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन पूछने से पहले पिछले 4 सालों से मैं यही बात करता रहा, लेकिन उसके बावजूद ई कॉमर्स इंडस्ट्री और स्पेसिफिकली अमेजोन इंडस्ट्री और अब ये टिकटॉकर्स इंडस्ट्री जो है, टिकटॉक के ऊपर सेलिंग जो है, इनके शायद या तो ब्रेन में ये बातें एडजस्ट नहीं हो पाई या फिर ये डेलिबरेटली इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो अब ज़रा हम ले लेते हैं कि ये जो इंडस्ट्री पिछले 4-5 सालों में, 6 सालों में, जिसका पाकिस्तान के अंदर एज फेम बूम जो आया इसका, और उसके बाद इनके फेलियर्स की रीजंस क्या थी। अब ये जो रीजंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये उस 5 साल के अंदर जो हुआ इनके साथ, वो 9-10 रीजंस और वो 9 रीजंस इसके साथ जिसकी वजह से सक्सेस हो सकती थी, जिसको आउटराइटली इन्होंने रिजेक्ट किया और समझने से इनकार किया इन बातों को, ये दोनों इसका हिस्सा है। सो नंबर 1 इज पहला कि किस तरह अमेजोन या ई कॉमर्स, ग्लोबल ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, हम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेलिंग और सर्विस सेलिंग, इसमें आपके सॉफ्टवेयर वाले भी आ जाते हैं, इसमें आपके प्रोडक्ट सेलिंग वाले भी आ जाते हैं। तो ये टेक्निकली इन सारों के ऊपर ही जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा वो लागू होंगे, लेकिन जो फेलियर है, एब्सोल्युटली फेलियर, कंप्लीट डिजास्टर फेलियर हमारे अमेजोन सेलर्स का प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर जो है, उनकी क्या वजूहात थी, नंबर 1। नंबर 2, वो क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, वो 9 पॉइंट्स जिसके बिहाफ पे इनको सक्सेस मिल सकती थी। अब हम चलते हैं सबसे पहले फेलियर्स के ऊपर। एक टर्म है विच इज कॉल्ड कैपिटल इंटेंसिव इकोसिस्टम। अमेजोन जो था वो हमारे पास तो ये पोर्ट्रे कर दिया गया कि यूके की मार्केट के अंदर बिजनेस करना है तो आपको $30,000 चाहिए, यूएस में करना है तो 50,000 चाहिए। ये एब्सोल्युटली बिल्कुल ही फजूल और बेहुदा थ्योरी थी। अमेजोन जो है, इसका इस बिजनेस मॉडल का जो थ्रेशहोल्ड है, ये इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैपिटल इंटेंसिव इकोसिस्टम है। यानी देयर आर मैनी सेलर्स हु कंप्लीटली फेल टू रिकॉग्नाइज दैट अमेजोन इज अ कैपिटल इंटेंसिव business model where you need a significant financial reserve for inventory, for operations, for expense. But since it was told by this way कि इतना इतना चाहिए तो हो जाती है लॉन्च, जिसकी वजह से फेल हुआ। सो नंबर 1। नंबर 2, दूसरी रीजन क्या थी? दूसरी रीजन थी, इसको हम ये कहेंगे कि नॉन सब्जेक्ट मैटर्स जो थे उनका मार्केट के अंदर आकर इमीडिएटली इस पूरी मार्केट को जेपटाइज करना, कैप्चर करना फॉर देयर पर्सनल सोशल मीडिया रीच गेन एंड देयर पर्सनल फाइनेंशियल बेनिफिट्स। सो द होल this business knowledge was turned into a misinformation cascaded by a non-subject matters. Amazon पे ज़्यादातर ये सारी की सारी अवेयरनेस आई, डिफरेंट तरह का इन्फ्लुएंसर्स ने प्रोपेगेंडा किया, सेल्फ प्रोक्लेम्ड ट्रेनर्स डिज़ाइन हुए और उन लोगों ने इसकी नॉलेज थ्रू सोशल मीडिया इसको देना शुरू कर दी, which was misconception, and today we have the results that hardly you will find anybody who is working on Amazon and he is profitable as well. डिफरेंट मार्केट्स की डिफरेंट स्टोरी है, बट हम लोग कर रहे हैं कि मेजर जो है बड़ा एरिया किस जगह जाके गिर गया। नंबर 3, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओवर इन्फ्लेटेड एक्सपेक्टेशंस थी जो कि विच वर ड्रिवन बाय द पेंडेमिक, और उसी नैरेटिव को फौरी तौर पे इंड्यूस कर दिया गया सबके ऊपर। वर्क फ्रॉम होम और पैसिव इनकम एंड नॉन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इंडिविजुअल्स को टारगेट करके दे दी गई। ठीक है, मैं अब ये कहूँगा कि डेलिबरेटली किया गया या नहीं डेलिबरेटली किया गया, वो एक डिफरेंट चीज़ है, और बिजनेस एक्यूमेंट था नहीं, और उस बिहाफ के ऊपर आपने ये नैरेटिव इंड्यूस किया विच आई से ओवर इन्फ्लेटेड एक्सपेक्टेशंस थी बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, और उस नैरेटिव को इंड्यूस किया गया और उठाकर फेंक दिया गया यूथ के ऊपर। सो ये तीसरा पॉइंट। नंबर 4, अगर आप गौर से देखें तो डेमोग्राफिकली इसको कहते हैं मायोपिक टारगेटिंग स्ट्रेटजीज।
ठीक है, मायोपिक टारगेटिंग स्ट्रेटेजीज ये डेमोग्राफिकली की गई, यानी आप चूज किए गए द पीपल फॉर द बिजनेस हु आर एज बिटवीन 18 to 30। ये वो एज है जिसके अंदर अभी आप कलेक्शन ऑफ विजडम, कलेक्शन ऑफ नॉलेज, कलेक्शन ऑफ क्वालिफिकेशन के ऊपर लगे हुए होते हैं, और इसके कंप्लीट होने के बाद आप मूव फॉरवर्ड करते हैं फॉर कैरियर डिजाइनिंग, फॉर बिजनेस के लिए या फॉर एनीथिंग, ठीक है, अपने कैरियर को फर्दर अपस्केल करने के लिए, या उसके अंदर मोस्टली तो इस एज के अंदर स्टार्टर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन चूंकि इन लोगों को उस वक्त एक 18 से 30 साल के शख्स को जब आप पकड़ते हैं तो उसके पास बहुत सारी वो होती हैं, आप कह लें कि एम्बिशन होता है कि आई विल डू दिस एंड आई विल मेक मनी एंड स्टफ। सो ये टारगेट हो गया उसके बीच में, और ट्रस्ट मी टू बिकम अ बिजनेसमैन, अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, this age is more for gaining a maximum experience through the knowledge, through the qualification, through the experience, through the university, through the colleges, through the subjects, internships and so on. There are long list for this. So इस वजह से नंबर 4 जो मैंने आपको बताई है, ये डेमोग्राफिकली मायोपिक टारगेटिंग स्ट्रेटजी थी जिसको यूज हुई और रिजल्ट्स हमारे सामने। नंबर 5, नॉन एकेडमिक चैनल्स यूज किए गए नॉलेज को डिस्पर्स करने के लिए यूथ के ऊपर। यानी नॉन एकेडमिक चैनल्स क्या हैं? आपको जो आपके एकेडमिक चैनल्स हैं वो तो आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, सेमिनार्स, ट्रेनिंग कैंप्स, इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो नॉन एकेडमिक चैनल यूज है उसमें आपने फेसबुक, टिकटॉक्स, यूट्यूब, फेसबुक सेशंस, इसके तरीके से आप कह लें कि ओवर एग्जैजुरेटेड इंफॉर्मेशंस को आपके सामने रख दिया गया, जिसकी वजह से हमने ये समझा कि ये ही एजुकेशन है। नाउ दिस इज जनरली से मींस दिस वाज टेक्निकली अ लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन फ्रॉम फॉर एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स थ्रू द सोशल मीडिया which is more for entertainment rather or marketing rather than educational purpose। और क्योंकि हम सब सोशल मीडिया पे टिके हुए थे, घरों में बैठे हुए थे, पेंडेमिक था, एंड दैट टाइम वाज अ गोल्ड माइन फॉर ऑल दोज हु टुक द मैक्सिमम एडवांटेज फ्रॉम दिस गेम। नंबर 7, अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। वो तो हमारे मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि शायद डीएनए के अंदर शामिल है। Corruption, unethical business practices, manipulations, counterfeits, commission system, incentives, कुछ ना पूछे। यानी फॉर एग्जांपल एक बंदा जो किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने जाता है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, सो सोर्सिंग वाला अलग कमीशन बनाता है, एक कमीशन वो लेता है उस बंदे से जिसके लिए वो सोर्सिंग करता है, और एक कमीशन लेता है जिससे वो ले रहा है उसको कहता है इसके ऊपर इतनी प्राइस रख दे। फोटोग्राफर्स जो हैं या वीडियोग्राफर्स जो हैं वो एक पैसे लेते हैं उस बिजनेसमैन से, उस सेलर से हु वांट्स टू बिकम अ सेलर और बिजनेसमैन अमेज़न गेम। एक वो पैसे उनसे लेता है जो बता के लेता है, और एक पैसे वो आगे रेफरल के लेता है जिसको वो काम पास ऑन कर देता है। प्रोडक्ट की बाइंग के ऊपर छक्के अलग लग रहे थे, कंटेंट राइटिंग के ऊपर छक्के अलग लग रहे थे, एंड दिस होल अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस ने तबाही फेर दी। सो नंबर 8 पे चलते हैं, 8वां पॉइंट जो मुझे बहुत पेनफुल लगता है। एक ना सुपरफिशियल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विदाउट एक्सपर्टीज खड़ा कर दिया गया। सो आप इसको कह लें 8वें पॉइंट को कि सुपरफिशियल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बहुत जल्द, बहुत छोटी एज में बताया गया कि एजेंसियां बना लें। बहुत जल्द और बहुत छोटी एज में ये बता दिया गया कि आप सीईओज बन जाएंगे। बहुत जल्द और बहुत छोटी एज में ये बताया गया कि आपने टीम बना लेनी है। नाउ द पर्सन हु वांट टू कमांड और रूल ओवर पीपल ऑन द पीपल, जिनके बारे में जो कमांड्स देने वाले अफराद बनना जा रहे थे सीईओज, ये वो अफराद थे जिनकी घर के अंदर भी इतनी सुनवाई नहीं थी। इनको पता ही नहीं था बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, एंड दे इमीडिएटली बिकम सीईओज एंड जी टीम से ये करवा लेंगे, वो कर, इन्हें पता ही नहीं है कि व्हेन यू टॉक टू अ क्लाइंट, यू टॉक टू अ क्लाइंट, मैनेजर टॉक टू अ मैनेजर, बिजनेस ओनर टॉक टू अ बिजनेस मैनेजर।
लेकिन ये क्या करते थे कि जी टीम से बात कर लें। आई एम सॉरी, ये टॉपिक मैं नहीं छेड़ना चाहता था क्योंकि इस फ्रेटर्निटी के अंदर सारे ही सबसे सलाम जो सबसे दोस्ती आ रही है, लेकिन सच नहीं छुप सकता। तो इस वजह से उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। और उस वक्त भी मैं चीखा करता था कि विदाउट अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड वेरी इंटेंसिव बिजनेस एक्यूमेंट आप इस काम की तरफ मत जाएं, यू विल लॉस एवरीथिंग। सो नंबर 9, हमने वेरी पेनफुल पॉइंट, किसी भी नेशन के लिए इससे बड़ा कर्स नहीं हो सकता कि हमने एक शिफ्ट करवाया कंप्रिहेंसिव एजुकेशन को टू क्रैश कोर्सेस। और ये राग अलापने वाले जहालत और जाहिल अफराद आज भी मौजूद हैं, जिन्होंने आपको पुट ऑफ किया यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से और डिग्री से, और राग अलापा स्किल्स का आज बहुत सारी यूथ के अफराद जो है वो तकलीफ का शिकार हो गए हैं। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द अमेज़ोनियंस। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का भी यही हाल है। खैर उन बेचारों को तो वो तो सिर्फ लेबर का काम कर रहे हैं, उन्होंने खुद से तो आज तक कुछ नहीं डेवलप किया। ऑल्दो के उनके ऊपर बड़े बड़े हेड्स बैठे हुए हैं, तो जनाब पाशा भी तो पता नहीं क्या क्या। लेकिन खैर उधर तो एक अलग ही एक है, वो ठीक है आपकी इंडस्ट्री को नजर आ रहा है कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के लिए तो कोई हमारे नॉन तो कुछ भी नहीं है ना, हमारे सामने प्लेटफॉर्म इनकी तरफ से डिजाइन हुआ होगा। सो फॉर्मल एजुकेशन को क्रैश कोर्सेज के साथ रिप्लेस करने की कोशिश की। इसमें वो अफराद शामिल हो गए जिन्होंने उन कोर्सेज को सेल करने के लिए और अपना पैसा बनाने के लिए जो है इसको ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। और आपका जो फॉर्मल एजुकेशन जब आपके पास थी ही नहीं, ठीक है, और क्रैश कोर्सेज के थ्रू आप एक इतनी दुनिया की मल्टी ट्रिलियन एम्पायर के अंदर बिजनेस करने जा रहे थे जहां पे कंपटीशन ऑलरेडी ओवर सेचुरेटेड था, खाली सेचुरेटेड नहीं था, ओवर सेचुरेटेड था। तो फेलियर आपका मुकद्दर बननी थी। टैक्सेशन का आपको नहीं पता था, अकाउंटेंसी का आपको नहीं पता था, प्रॉफिट कैलकुलेशंस आपको नहीं करना आती थी। व्हेन यू डोंट नो अबाउट द अकाउंटेंसी, वैट एंड टैक्सेस, हाउ द हेल यू हैव डन द प्रोडक्ट वैलिडेशन, ठीक है। सो ग्लोबल ट्रेड के बारे में आपको मालूम नहीं था और हर काम खुद करने का ये देखें वो कितना बेहुदा लफ्ज था, A to Z अमेज़न सर्विसेज। कायनात में कोई भी शख्स नहीं दे सकता, ये कोई भी नहीं दे सकता। मेरा चैलेंज है ये सबके साथ, कोई भी नहीं दे सकता A to Z। सो दिस दैट वाज नंबर 9। नंबर 10 जिसको मैं कहूंगा कि आसान लफ्जों में कहूंगा मैं, ये इट वाज मोर ऑफ अ इल्यूजरी एडवोकेसी by a non-participating trainers। अब मैं इसको समझा देता हूं। Amazon या ई कॉमर्स की ट्रेनिंग्स और बातें वो लोग कर रहे थे जो प्रैक्टिकली इस गेम के अंदर खुद सेलर्स ही नहीं थे। अब आप ये जाके सवाल पूछ लें, जितने नॉन चेहरे सबसे पूछ लें, जो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे मोहब्बत करने वाले भी हैं, ताल्लुक भी है, ये या तो ये बातें उनके सामने ना होती हो तो बात भी है, सबसे पूछ लें कौन है Amazon सेलर। कितने कितने बड़े नाम है, कोई पॉडकास्टर बन गया, कोई जनाब जाके सेमी गवर्नमेंट और सेमी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो जाके बैठ गया, कोई बात जाके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके बैठ गया। आखिरी एंड उनका क्या है, एट दैट टाइम व्हेन दे वर एडवोकेसी फॉर द ग्लोबल ई कॉमर्स, एट द सेम टाइम दे वर लुकिंग जॉब्स फॉर देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इनके अपने घरों में इनकी अपनी औलादें जो थी वो मेडिकल कर रही थी, फार्मेसी कर रही थी और अच्छे करियर की डिग्रीज चूज कर रहे थे। एट द सेम टाइम व्हेन दे वर प्रीचिंग एंड टीचिंग द ग्लोबल ई कॉमर्स एंड दे वर देमसेल्फ नॉट इवन द सेलर्स। सो इस वजह से इसको मैंने जो लफ्ज दिया है वो मैंने दिया है इल्यूजरी एडवोकेसी बाय अ नॉन पार्टिसिपेटिंग ट्रेनर्स। सो ये 10 रीजंस थी जिसकी वजह से सारा फेलियर हुआ। अब पास होने का तरीका क्या था? अगला क्वेश्चन तो ये आ जाएगा, क्रिटिक करना तो बड़ा आसान है, इट्स वेरी इजी, किसी के ऊपर पकड़ के आप क्रिटिक कर दे। लेकिन हमारे पास जो मैंने क्रिटिक किया इन 10 रीजंस को अगेन मैं आपको एक दफा रिपीट कर देता हूं बिफोर आई जंप इनटू द अदर 9 पॉइंट्स व्हिच विल हेल्प यू टू गेट अ सक्सेस ऑन एनी बिजनेस। नंबर 1, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कैपिटल इंटेंसिव इकोसिस्टम। जिस सिस्टम पे काम करने जा रहे हैं वो कैपिटल इंटेंस था या नहीं था? Amazon था, नंबर 1। नंबर 2, मिसइंफॉर्मेशन कैस्केड बाय अननोन सब्जेक्ट मैटर्स। इन लोगों ने जो सब्जेक्ट मैटर्स थे ही नहीं, मिसइंफॉर्मेशन को उठाकर रगड़ दिया। नंबर 3, ओवर इन्फ्लेटेड एक्सपेक्टेशंस ड्रिवन बाय पेंडेमिक। इसकी वजह से ये इंफॉर्मेशन को पूरा पकड़ा, पैसिव इनकम एंड वर्क फ्रॉम होम, लोकेशन इंडिपेंडेंट और पता नहीं क्या क्या थ्योरियां ला के थमा दी गई उनको, जिनसे मैं कहता हूं कि 16 से 30 साल के लड़के के तो पाँव में रोज रात को छाले पड़ने चाहिए, इसको इतनी मेहनत करनी चाहिए। उसको कह दी वर्क फ्रॉम होम कर लो, जाओ बेड़ा गर्क कर दिया उसकी पर्सनैलिटी का पकड़ के। नंबर 4,
जिसको मैं अपना फेवरेट कहूँगा, डेमोग्राफिकली मायोपिक स्ट्रेटेजिक टारगेटिंग, यानी पकड़ा देखा किसको, हाँ 40 इयर्स को तो नहीं आप कैच कर सकते थे, 50 इयर्स वाले को भी नहीं कर सकते थे, दे आर मोर मैच्योर, मोर सेंसिबल, यू टारगेटेड, मायोपिक टारगेटिंग की स्ट्रेटेजिकली 18 से 30 साल के बच्चों की, जिनको अभी सीखना था, समझना था, मार खानी थी, एक्सपीरियंस करने थे, क्वालिफिकेशन लेनी थी, फॉर्मल इनफॉर्मल, उसको करना था, स्किल को एज एजुकेशन नहीं, स्किल एज कनेक्शन और लिंक्ड विद द डॉलर्स करवा कर आपने ये काम किया। नॉन एकेडमिक चैनल्स को यूज किया गया। नॉन एकेडमिक चैनल्स आज अभी देख लें, कोई शॉपिफाई पे आता है, सॉरी कोई टिकटॉक पे आता है, इंस्टा पे आता है, फेसबुक पे आता है, आई मेड दैट मनी, और हमेशा ये कि लानत आपकी शक्ल पे अगर आपने ये काम किया तो तुमने पैसे बनाए हैं, तुम्हारे पास इतना टाइम हो गया कि तुम सोशल मीडिया पे बैठ के आके बातें करने लग गए हो। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था, और उस टाइम पे मैं तब भी ये चीख रहा था, किसी के पास भी नहीं है। जो बंदा अपने बिजनेस के अंदर लगा हुआ है, he doesn't have that time for this all this crap of social media. So number 6, commodification of skills without a long term goal. यानी आपने स्किल्स को पकड़ा एंड स्किल्स वर पोजीशन एज मोनेटाइजिंग एसेट्स और रादर देन अ फाउंडेशनल नॉलेज। यानी स्किल्स जो है वो पैसा देती है, स्किल्स पैसा देती है, स्किल्स पैसा नहीं देती। एजुकेशन इज द मेन थिंग। जब तक के स्किल्स को एजुकेशन के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे, यू विल नेवर एवर एबल टू अर्न। फॉर द टाइम बिंग शायद कुछ 4-5 पैसे बना लें, उसके बाद वो बेड़ा करेगा। एंड देन एक्सप्लॉयटेशन थ्रू अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया, लूटा मारा दाड़ा, कमीशन इसके अंडर टेबल कमीशन यहाँ से, अंडर टेबल कमीशन वहां से। सो दैट वाज एन इनविजिबल पॉइंट। नंबर 8 मैंने आपको बताया, सुपरफिशियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था। 18 साल का बच्चा कहता था हम सीईओ ऑफ दिस कंपनी। मंजर मेरे पास आओ, तुम्हें तो अभी क्या नाम है, शायद चाय ना बनानी आती हो, घर में तुम्हारे अब्बा जी तुम्हारी बात ना सुनते हो, यू आर टेलिंग मी कि मैं टीम संभाल रहा हूँ। So let's do the test with these type of people। और फिर इनको स्टेज पे खड़े करके शील्ड्स के एक अलग त्यौहार खड़े कर दिए गए, और इनके दरमियान दिलों में आ गया कि हम सीईओज हैं, हम प्रोफेशनल्स हैं, और पुअर स्ट्रेटजीज और प्योर एग्जीक्यूशंस, पता ही कुछ नहीं था इनको। नंबर 9 मैंने आपको बताया, कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन को शिफ्ट करवा दिया गया क्रैश कोर्सेज के ऊपर। कोर्स कर लें, 4 महीने का बिलियनियर बन जाएंगे, मिलियनियर बन जाएंगे। और नंबर 10 जिसको मेरा फेवरेट, which was illusory advocacy by the non-practicing people who were not actually the sellers, who never went on to selling on Amazon. They picked the courses from Udemy और all $13-14 के courses उठा के आपको उन्होंने 50,000 के बेचे। तो ये 10 reasons आपकी बनती हैं। करना क्या चाहिए था? Amazon को क्या चाहिए सक्सेस के लिए? सबसे पहला, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये दोनों चीजें आपको आती है, रिस्क मैनेजमेंट आती है और सिग्निफिकेंट आपके पास फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मौजूद हो। अगर वो कहता है 30, 20, 40, $50,000 से, तो सर वो झूठ बोल रहा है, वो बकवास कर रहा है, उसने खुद सेलिंग नहीं की हुई। सो आई एम वेरी ओपन अबाउट इट, क्योंकि तबाह हुए हैं वो क्या नाम है, 42 अरब रुपए का तो वैट के चक्कर में सेलर्स डूब गए। नंबर 2, ट्राई अंडरस्टैंड करें, दिस इज अ सोफिस्टिकेटेड बिजनेस model which require extreme level expertise in decision making, extreme level of business acumen, and advanced analytical skills. You need market insights, you need strategic forecasting, you need Amazon dynamic environment, उसको learn करना आपको आना चाहिए। So number 2, number 3, global market penetration strategies and culture intelligence। मुझे मालूम ही नहीं है कि वहाँ पे कल्चर क्या है, मुझे मालूम ही नहीं है उनका बाइंग टाइम क्या है, मुझे मालूम ही नहीं है कि वहाँ पे कौन सी ट्रेड्स की क्या रेगुलेशंस है, मुझे पता ही नहीं था कि वैट की इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, मुझे मालूम ही नहीं था कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। सो वो जो कल्चरल इंटेलिजेंस थी वो तो मुझे मालूम ही नहीं थी, इन तमाम चीज़ों का नहीं मालूम था। और उसके बाद एक रूलिंग आई नहीं टैक्सेशन की, और बंदा दौड़ता फिर भागता फिर, एक KYC खुला नहीं, एंड द सेलर्स गॉन आउट ऑफ द मार्केट। आपको नंबर 4 पॉइंट कर लेते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि यू शुड हैव एन आर्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द ब्रांडिंग विल इंटीग्रेट इनटू मार्केटिंग फॉर एडवर्टाइजिंग एक्सपर्टीज।
यानी एडवर्टीजमेंट आती है जी, मुझे मैं एड्स रन कर लेता हूँ। तो पहले तो ये जो बाकी हमारे हैं जितने गूगल और फेसबुक के डिजिटल मार्केटिंग के एड्स रन करने वाले, भाई आपको पता ही नहीं अमेजोन के एड्स क्या है। अमेजोन की पीपीसी जो है ना, वो बड़े बड़ों के छक्के उड़ा देती है। नोबडी इज एक्सपर्ट इन द होल वर्ल्ड, नोबडी। लेकिन दिस इज नॉट जस्ट द वन केस, द केस इज how you will integrate your branding into a marketing strategy and then run the ads. It's a very 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 different science. ब्रांडिंग एक अलग चीज होती है, मार्केटिंग अलग होती है, एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती है। भाई इन दो की कन्वर्जन करनी होती है आपने जाके। फाइनल लुक इसकी होती है एडवर्टाइजिंग मॉड्यूल्स। आपकी ब्रांडिंग की, आपकी मार्केटिंग की फाइनल जो मॉड्यूल बनता है वो होता है आपका एडवर्टाइजिंग मॉड्यूल। और फिर उसके बिहाफ पे आपने पीपीसी रन करनी है, उसके बिहाफ पे आपने डिजिटल मार्केटिंग रन करनी है। ये डेटा ड्रिवन ब्रांडिंग होती है। इट्स नॉट ब्रांडिंग योर नाइस ब्यूटीफुल कलर्स एंड ऑल दैट स्टफ। नंबर 5, सप्लाई चेन में मास्टरी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सोर्सिंग में मास्टरी। हमने इस अमेजोन की गेम के अंदर हर शख्स को डिपेंडेंट देखा किसी न किसी चैनल का। व्हेन यू आर डिपेंडेंट इन टू सो मेनी हैंड्स, यानी आपका कंटेंट राइटर भी आपका अलहदा है, आपका सोर्सिंग एजेंट भी है, आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट आप किसी और से करा रहे हैं, वैलिडेशन करवा रहे हैं, सप्लाई चेन आपको कोई और हैंडल कर रहा है, पिक्चर्स फोटोग्राफ्स कोई और हैंडल कर रहा है, और यू विल एंड अप इन हाई लैंडिंग कॉस्ट एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू सर्व। सो इसमें मास्टरी चाहिए थी। सो इट वॉज नॉट कि यार ये काम उससे करवा लो, इससे करवा लो। तो देयर आर 100 हैंड्स टू कुक वन डिश, तो उस डिश का क्या हशर होगा? वो यही होगा जो आज हम देख रहे हैं। 5 हो गए पॉइंट। नंबर 6, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन मॉडल। अब इसको क्रिएट करने के लिए पेशेंस वाज द की। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि ब्रांडिंग इक्विटी, इसको अगर आपने क्रिएट करना है, सो योर पेशेंस लेवल हैज टू बी स्काई हाई। ये पेशेंस लेवल को चेंज करवा दिया गया कि 3 महीने में प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। एंड वी वर ओनली फोकसिंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर 3 months और आफ्टर 6 months। वी वर नॉट लुकिंग फॉर एक बिजनेस 6 से 7 माह में नहीं स्टेबल हो सकता। वो तो अभी अपने टीदिंग इशू से लड़ता है 12 महीने। उसके टीदिंग इश्यूज इतने होते हैं, लेकिन 6 महीने में जी प्रॉफिटेबल होगी मेरी लॉन्च, 3 महीने में प्रॉफिटेबल होगी, 2 साल के बाद खत्म होगी। तो वो पहले भी प्रॉफिटेबल इसका मतलब नहीं थी। So patience is the king maker. Number 7, आपकी अलाइनमेंट ही नहीं थी मैन्युफैक्चरिंग और इकोसिस्टम्स फॉर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। यानी आपको जेन्युइनली एक सेट रेट्स 2-4 लोगों के एक्सपीरियंस के थ्रू बता दिए गए कि दीज आर द सेट रेट्स। और जितने अफराद मुझसे मिले हैं अपनी लॉन्च के ऊपर, जिन्होंने कंसल्टेंसी ली है, दे नो कि एवरी सिंगल लॉन्च आई हैव विजिटेड और ऑडिटेड, मैंने उनको हमेशा कहा आपकी कॉस्ट हाई है, प्रोडक्ट कॉस्ट बहुत हाई है, क्योंकि एक सेट रूल्स और रेट्स आपने रख दिए। फॉर एग्जांपल हम जैसे कहते हैं स्टोरेज के रेट बता दिए जी, वो तो 20 से 25 पाउंड पैलेट होता है। आपको CBM कैलकुलेशंस कैसे करनी है, बाय पैलेट क्यों है, अमेरिका में रेट कम क्यों है, यूके में रेट ज़्यादा क्यों है, और इंग्लिश कंपनीज के रेट क्या है। ये तमाम रेट जो आपके पास हैं, ये तो आपको कंपनी रेट्स दिए हुए हैं आपके अपनों ने, जिन्होंने अपने 3PL खोल दिए हुए थे। किसी भी स्टोरेज कंपनी की यूके की वेबसाइट पे जाके चेक करें तो जो ये रेट दे रहे हैं उससे 50% रेट कम ना मिला तो मुझे पकड़ लें। तो मालूम ही नहीं था जिसने जो सेट किया स्टैंडर्ड वो आपने। सो यू वर नॉट इन लाइन विद मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और इवन फॉर स्टोरेज इकोसिस्टम। एंड अगर आप इन लाइन होते तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी हुई थी। नंबर 8, होलिस्टिक बिजनेस मैनेजमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको हम इस लफ्ज को इसी के ऊपर रख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स चाहिए थी, टीम बिल्डिंग स्किल्स चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, लेकिन डेटा ड्रिवन होनी चाहिए, कोलैबोरेशंस चाहिए थी इसके अंदर। हमने अपने इस पूरे एरिया में अगर ये तमाम चीज़ें नहीं हैं, सो अनफॉर्चुनेटली बिजनेस आपके लिए ग्लोबल ट्रेड जो है, चाहे वो सर्विसेज की मद में है या प्रोडक्ट की मद में है, दैट्स नॉट फॉर यू। एंड द लास्ट 9th which is required as a proficiency in interpreting global trends and consumer behavior। एक कंज्यूमर क्यों मार्च में शॉपिंग करता है, मार्च के लास्ट वीक में ही क्यों करता है? क्या ईस्टर आने वाला है? मंथ के स्टार्टिंग में सेल ज्यादा हो जाती है और मंथ के आखिर में कम हो जाती है। मंथ का सेंटर मिड पॉइंट बन जाता है सेल्स का।
ऐसा क्यों होता है? सैलरीज मिलती हैं, क्या वो नेशन सैलरीज वाली है या जॉब वाली है? टारगेट ऑडियंस आपकी है क्या? टारगेट ऑडियंस आपने किस तरह सेट की है? उस प्रोडक्ट की वैलिडेशन के बाद आपने ये देखा कि इसकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी? अगर होगी तो उसका बाइंग बिहेवियर क्या होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, ट्रेंड्स कौन से होंगे? अच्छा, ऑल ऑफ सडन फादर डे कैसे इंग्लैंड में आया, पाकिस्तान में डिफरेंट डे आता है, यूएस में डिफरेंट डे आता है, सो उस वक्त बाइंग होगी या नहीं होगी? क्रिसमस है, बॉक्सिंग डेज हैं, प्राइम डेज हैं, ये तो अमेजोन ने इंट्रोड्यूस करवाया प्राइम डेज, तो इसको तो अब साइड पे रख दें। अच्छा, की नोट डेज आते हैं, कुछ कैंसर रिसर्च से रिलेटेड कुछ डेज आते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स, ओकेजन्स, बाइंग पैटर्न्स, एंड विदाउट लर्निंग दिस दैट टारगेटेड मार्केट आप अगर उतरेंगे उस बिजनेस के अंदर, सो दैट विल बी हॉरिबल। सो टेक्निकली जैसे मैंने ऊपर 10 पॉइंट्स किए थे, इसको भी हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। यू नीड 9 मेजर पॉइंट्स टू गेट अ सक्सेस, वेदर यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। क्रॉस ग्लोबल ट्रेड की बात कर रहा हूँ। नंबर 1, यू नीड अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। Number 2, sophisticated business acumen and a decision making skill. Number 3, you need a global market penetration strategies and cultural intelligence expertise चाहिए आपको इस एरिया के अंदर। Number 4, how to integrate branding with marketing and then going for advertising and expertise. Number 5, you must have a mastery in supply chain, product development, and sourcing. Number 6, you need a long-term value creation model, which means how you will scale up and scaling a hyper competitive landscape के अंदर जो scaling करनी है, इसके लिए brand equity के लिए आपको patience is the key kingmaker. Number 7, your vision should be aligned with manufacturing ecosystem and other costs associated to your business for a cost optimization. Number 8, holistic business management and emotional intelligence, where you know कि आपने डेटा ड्रिवन इंटेलिजेंस से कैसे अपने सिस्टम को, अपने बिजनेस को अपस्केल करना है। और नंबर 9, जो कि ग्लोबल ट्रेंड्स और कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में आपकी कितनी कुछ एक्सपर्टीज है बिफोर जंपिंग इनटू द मार्केट। सो नो, ये पोजीशंस आपको मैंने बताई हैं टू गेट अ सक्सेस, वेदर यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, वेदर यू आर सेलिंग सर्विस। और आपको मैंने 10 बताए हैं वो एरिया जिसकी वजह से ये सारा का सारा डिजास्टर बना। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा एंड होपफुली इंशाल्लाह ताला आई विल कम बैक विद अनदर लेसन, बिजनेस लेसन 11। इसमें अगर किसी को ये लगा है कि किसी को स्पेसिफिकली कोई टारगेट किया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर किसी को ये लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ, तो ट्रस्ट मी, ज़्यादा तो ज़रूर है, गलत नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।